अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। तो जनाब हमारे साथ स्टूडियो में रमीज़ राजा भी मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। so much, thank साथ you. में शुमाइला चौधरी, शुमाइला आपको भी वेलकम कहते हैं। तो सुपर 4 मरहले के पहले मैच में कल हमने देखा कि ज़बरदस्त पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और एक्सपेक्टेड था, हम चारों तो कल ही प्रोडिक्शन दे चुके थे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा और पाकिस्तान ने फतह अपने नाम किया है। तो एक ज़बरदस्त जो कंटिन्यूटी है फतह की वो पाकिस्तान के नाम चल रही है। इमाम उल हक ने जो 78 रन की शानदार इनिंग बनाई उसकी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जीत में बहुत अच्छा एक रोल मिला। सर क्या कहेंगे इमाम उल हक की परफॉर्मेंस पे? देखें ये अब पहले इमाम में और अब के इमाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो पन इंटेंडेड, मगर ये कि ये अब अपने में इनको एक कॉन्फिडेंस है, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, इनको पता है कि प्रोसेस क्या है, पैटर्न क्या है, इनसे एक्सपेक्टेड क्या है, और उसके बाद ये बड़ी तसल्ली के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ और फिर लंबी इनिंग्स खेलते हैं। देखें कई ऐसे ओपनर्स होते हैं जो 20, 30, 50 के बाद आउट हो जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी जो है 70, 80, 100 तक चलती है। अगेन विकेट टेकर और 50 उन्होंने विकेट्स का भी अपने नाम रिकॉर्ड किया। बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग, जितनी जान लगा सकते थे वो लगाई। थोड़े वेवर्ड होते बट कल हमने देखा कि लाइन और लेंथ दोनों बड़ी शानदार थी। देखें इरफान, मेरे लिए जो एक क्रिकेट में हाई है ना, वो है एक फास्ट बॉलर 150 की स्पीड पे बॉल करे और मिडिल स्टंप उड़ के जाए। इससे बड़ा क्रिकेट में कोई हाई नहीं है। कोई जो फैंस आते हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स को देखने आते हैं जी। ये किसी स्पिनर को नहीं देखने आएंगे। हाँ, शेन वॉर्न हो एक वन इन क्या कहते हैं ब्लू मून या एक सेंचुरी में ऐसा स्पिनर आता है, बट अदरवाइज जनरली अगर आप फैंस से पूछे ना वो क्या देखना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे तबाहकुन फास्ट बॉलिंग। आपका ऑल टाइम फेवरेट कौन सा बॉलर था पाकिस्तानी और इंटरनेशनल भी, जिसको लगा हो कि यार इससे बड़ा फास्ट बॉलिंग में टैलेंट मैंने नहीं देखा? देखिए मुझे वकार यूनुस इसलिए पसंद थे क्योंकि वो उनमें रॉ पेस थी, ठीक, और फिर उसके बाद जब और फिर वो एक साल काउंटी का खेल के आया, उसके बाद वो उनकी लाइन और डायरेक्शन जो थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई। और फिर जो उन्होंने जो रिवर्स स्विंग के साथ जो यॉर्कर्स किए हैं जी, वो भी ब्रेथ टेकिंग स्पेल्स थे। बिल्कुल ऐसे। तो ये दोनों वसीम वकार, ये दोनों बहुत पाए के बॉलर्स थे। शुएब को मैंने देखा है और मगर जिन्होंने उनके खिलाफ खेला वो कहते हैं कि बहुत तीखे और तेज थे। और अगर लाइन और लेंथ और तंग करने के हिसाब से होंगे तो मोहम्मद आसिफ। अच्छा, जे शाह की स्टेटमेंट के हवाले से बात करना चाह रही थी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट कोई दी है कि पाकिस्तान से जो मैचेस शिफ्ट हुए थे श्रीलंका, वो दुबई की बजाय श्रीलंका में इसलिए करवाया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन और यहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पर मैचेस नहीं करवाए। और शाहिद आफरीदी ने भी उनको काफ़ी जवाब भी दिया है ट्विटर पर। मतलब पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी शो करने की अभी भी कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को। हालांकि पाकिस्तान ने पिछले 6 साल में बहुत अच्छे मैचेस करवाए हैं। मेरा नहीं ख्याल ये ट्रू रीज़न है। रीज़न यही है कि इंडिया शायद ट्रैवल नहीं पाकिस्तान करना चाह रही थी और एक पॉलिटिकल सी एंगल उसमें इन्वॉल्व हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो मेरा सिर्फ इसमें पॉइंट ये था कि अगर पाकिस्तान में मैचेस नहीं कराने थे तो फिर हमें होस्ट क्यों बनाया? और वो एक सब की तरफ से थम्स अप था ना, सब कंट्रीज ने एग्री किया था, इसलिए पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे। तो उसी वक्त फिर ये सारे एतराज़ात जो थे वो टेबल करने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तब नहीं हुए हैं। सो ये बाद में ये एक लेट रिएक्शन है, मैं समझता हूँ। और ये खाम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करना है क्रिकेट में, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चले इंडिया पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है मगर बाकी कंट्रीज़ की तो हिस्ट्री नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो उनको तो एक तरह से आप इन्वॉल्व और इंगेज कर रहे हैं। वो बेचारे जो हैं इससे दूर हटना चाहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से। वो तो पाकिस्तान के मुकाबले खेलना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। और उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साथ दिया। जे शाह की सारी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स किया और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाते, नहीं खड़े हो सकते इरफान। देखो ये एक चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक कमर्शियल पावर है इंडिया जी। और इसलिए कि वो जब टूर करते हैं तो फिर वो क्रिकेट बोर्ड्स तर जाते हैं। तो मैं आईसीसी में कई दफ़ा ये बात वैसे कर चुका हूँ। मैंने कहा कि देखो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो पिछले 15 सालों से विदाउट इंडिया की हेल्प के हम खड़े हुए हैं और अपनी हमने क्रिकेट को ग्रो किया है अपनी क्रिकेट इकोनॉमी के सहारे जी। तो ये इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। मगर वो ये बात है कि किसी को बैठे बैठे अगर पैसे मिल रहे हैं तो उनको क्यों वो अपनी गलत उनके साइड पे जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो बात आप उसकी फेवर करेंगे जहां से आपको पैसे आ रहे हो या जहां से आपके हालात ठीक हो। एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ये। आप इसको पसंद करें ना करें, इमोशनल होने की बात नहीं है।
मैं तो यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को इसका मुकाबला एक ही तरह से कर सकते हैं, आप जीतते जाएं, आप दुनिया की बेस्ट टीम बने ताकि सारे मुल्क आपसे खेलना चाहें और फिर स्पॉन्सर्स भी आपको बैक करेंगे। देखिए लूजिंग एक टीम के साथ कोई स्पॉन्सर नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही वो है। सक्सेसफुल टीम, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो है ना वो फैंस भी जुड़ते हैं और स्पॉन्सर्स भी जुड़ते हैं। और अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए आपको तगड़ा भी उतना होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिग सी का भी कॉन्सेप्ट आया था, उस पर भी हमने बड़ा देखा शुरू में कि 3 कंट्रीज में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पूरा डोमिनेंस आ गई, वो बड़ी मुश्किल से फिर वो ख़त्म की गई। उस हवाले से अगर कुछ चीज़ शेयर करना चाहें आप। देखिए ये जो है ना ये एक रियलिटी तो है, ये एक इंडिया जो है एक नई पार है क्रिकेट में, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है हिस्टोरिकली हमेशा से गवर्न करते रहे क्रिकेट को, तो इनकी एक स्टैंडिंग है और इनकी एक से है, और इसलिए से है कि इनकी टीम स्ट्रांग है जी। और फिर इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इसलिए इनको पाए ज़्यादा मिलता है। वो मैंने पूछने की कोशिश की कि सर्टन कंट्रीज़ को कम पैसे और सर्टन को ज़्यादा कैसे मिलते हैं। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला था, किसी को नहीं पता, आज से 15-20 साल पहले ये फॉर्मूला इनेक्ट हुआ है और इसी बेस के ऊपर हम पैसों की डिवीजन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्लबों के वाले से भी पूछ लेते हैं, टीम ट्रैवल कर गई है और उस हवाले से बताइए क्या सूरत हाल है उधर। मैं बताऊं या सर से पूछ आपने बताना, वेदर का तो आपने कर बताना। गई एग्जैक्टली, ट्रैवल तो कर गई है टीम, बट सर वहाँ वेदर अभी भी खराब और बारिश हो रही है। कल तो रात फिर से ये- बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है एग्जैक्टली, और अभी आगे भी बारिश है, तो एक फिर वीक ये की क्या प्रॉब्लम आगे? शायद प्रेडिक्शन है कि तो बारिश क्यों नहीं फिर ये बाजिद हैं कि नहीं वहीं पे मैच हो, और फिर देखें ये मुझे तो इसकी अंदर खाते समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, कि क्या इतना बड़ा अगर आप इसको शिफ्ट करते हैं वेन्यू को तो उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं। क्योंकि ये सारी जो ये डिफाइन करता है ना टूर्नामेंट, ये करता है आपका चैनल, क्योंकि वो आपको पैसे देता है, उससे एसीसी आगे चलती है। अब चैनल जो है वो ये कहते हैं कि अगर हमने और शिफ्ट किया, क्योंकि पहले ये एक ही जगह हो रहे थे और पाकिस्तान में होने थे, तो एक ही आपके ब्रॉडकास्ट की सारी चीज़ें यहाँ होनी थी, फिर उसको स्प्लिट किया गया तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब कॉस्ट जब बढ़ी तो उसके बाद एक तीसरी जगह आप उसको प्लेस करने की कोशिश करने टूर्नामेंट को, उससे और ज़्यादा उन पर प्रेशर क्रिएट होगा। और क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, ये नहीं चाहते हैं कि इतने लॉस में चले जाएं और वर्ल्ड कप की जो मनी है उसमें से इनको इसमें डालना कुछ पड़े। सो आई डोंट नो कि सिनेरियो क्या है, बट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट ठीक है कि अगर बारिश है और आपको दिख रही है कि अगले पूरे हफ्ते में है, तो ऐसे फिर तो ज़ाया हो जाएगा ये एशिया कप, इसका मकसद ही बहुत हो इससे जाता है। एसीसी की क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवालिया निशान उठता है ना कि एसीसी ने जानबूझ के अपने जाती ग्रज की वजह से इस तरह का वेन्यू रखा कि पाकिस्तान को होस्ट होते हुए भी होस्ट वाली कोई फीलिंग नहीं है। हाँ नहीं, ड्राई कंडीशंस तो देखनी चाहिए थी, और ये अगर उनका मानसून सीजन है श्रीलंका में तो पहले से हैंड्स अप कर देना चाहिए था कि हम करवा सकते हैं, फिर हम टूटा में चलें आप, सही जो है। कि एक ड्राई जोन है। जी। ये कैंडी जो है ये रिस्की है, कोलंबो रिस्की है, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है तो वो बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है। और वही कल से हाँ, जो हो रही क्योंकि है। वो इंडियन ओशन है तो वो बिल्कुल ही साथ है, ये भी नहीं है कि कोई तो 25-30 मील दूर है कोलंबो से, तो वो सिटी सेंटर में है वो। और सबसे बड़े मेरा ख्याल है सब सारी स्टेक होल्डर है, बट जो ब्रॉडकास्टर है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। उन्होंने बड़ा एम्फसाइज किया कि किसी तरह इसे हमन टूटा में या कहीं और शिफ्ट किया, बट सारा इन मुझे वेन समझ नहीं एफर्ट। है हम्बन टूटा में क्या इतराज किसी को हो सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के वहाँ मैच हुए हैं, परफेक्ट कंडीशंस हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटफील्ड अच्छी है। शायद उनको ग्राउंड ये बड़ी फील प्यारी हुआ हो है। कि पाकिस्तान वहां जीता है। नहीं, अब इस तरह से अगर वो करेंगे कि जी हम वो फ्राइडे को मैच नहीं खेलेंगे कि वो पाकिस्तान जीत जाएगा, या हम हम्बन टूटा नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, ऐसे थोड़ी है कि नहीं, ये तो मजाक सारे वाली एक बात थी कि मैचेस शायद में- उनकी ये फील आई हो। अभी हम स्क्रीन पे नंबर भी चला रहे हैं जी, आप अभी कॉल करके हमें रवि सर से बात कर सकते हैं, जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, और ओबियसली ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि डायरेक्ट बात करने का। बिल्कुल। तो अभी तक जो सारे एशिया कप के मैचेस हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही अब तक की? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान पाकिस्तान ये मुझे अफगानिस्तान की भी ओवरऑल अच्छी रही है सर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रीलंका भी उनकी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने एक प्रेशर मैच जो है वो जीता अफगानिस्तान से, और बांग्लादेश थोड़े से मायूस कुन परफॉर्मेंस है, इसलिए कि वो नहीं नजर आती है। एक फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, ये चेहरों से नहीं पता चलता है कि इनको ये कितने हर्ट हैं जब ये पाकिस्तान से हार रहे थे। वो मतलब मेरा एक स्माइल भी थी और रिलैक्स भी थे असल में। सर ये भी एक कॉन्फिडेंस उनका, हाँ नहीं, हारने का हारने का कॉन्फिडेंस confidence। ये मतलब ये भी अजीब होता है कि जब आप हारना शुरू हो जाए ना तो फिर आप एक और ही टेंजेंट पे चले जाते हैं। ये श्रीलंका के साथ शुरू में होता था, जब राणा टुंगा वगैरह इस टीम को लीड करते थे तो हम तो बाहर नेट्स भी नहीं करते थे,
ये होता है ना सही। थ्रो डाउन, जी, जी, क्योंकि हमें पता था कि ये हमसे जीत ही नहीं सकते हैं। तो वो फिर पहले से ही वो भी गिव अप किए होते थे, हम भी हाफ थ्रॉटल पे जाके मैच जीत जाते थे। ये बड़ी एक क्रिकेट के हिसाब से खराब चीज खराब है। चीज़ है। ऑब्वियसली आपने फाइट देनी, तगड़ा मुकाबला करना है। जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान बेशक हारा, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी सर तगड़ी इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मेरा पर्सनल है कि मुझे क्लियर नहीं था, बल्कि कल भी हम दोनों, मैं और मिस आयशा डिस्कस कर रहे थे कि अफगानिस्तान बड़ा क्लोजली हारा है। कह रहे थे कि 37.4 तक वो ओवर्स तक खेल सकते थे, लेकिन वो 37.1 तक, उनको क्या बताया नहीं, मैनेजमेंट को नहीं पता था। जबकि उनके जो कमेंटेटर थे ना, आप भी रह चुके हैं, उनको सिर्फ पता था, वो कमेंट्री में बता रहे थे। देखिए तो वो टीम ये को भी कह नहीं रहे पता था हैं इनके लॉ का। कि ये असल में टीम को पता होना चाहिए, सर, और टीम के पास नहीं था इतना पता। आपके पास स्टाफ होता है कि आप जाके पता करवा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमें 37.1 सुनने में आ रहा है, यही है क्या इक्वेशन, या इसके बाद भी कोई चांस है? तो मैं हैरान होता हूँ कि इतना प्रोफेशनल सेटअप है, हर टीम का एक प्रोफेशनल होता है, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान का, और फिर इस तरह की चीज ना आपको समझ में आए और आप मैच हार जाएं। और क्वालिफाई कर सकते थे, सर, दो कर सकते बॉल थे। और अच्छे खेल लेते तो अगले राउंड में थे वो। सर मैनेजमेंट को भी नहीं पता, ये मैनेजमेंट का रेफरी कसूर को है। भी नहीं पता था। नहीं, मैच रेफरी से तो आप जाके पूछेंगे ना, पूछेंगे ना, वो हाँ। देखे जब बारिश होती है ना, कुछ डूज एंड डोंट्स है। जब बारिश होती है तो वो एक पेपर लेके आ जाते हैं जो डकवर्थ लुइस होता है कि जी आपको 8वें ओवर में इतने रन्स पे पहुंचना है, आपको 25वें ओवर में इतने रन्स पे पहुंचना है। तो एक टीम के पास एक शीट आ जाती है, सही। मगर इसके लिए मैच रेफरी का इसमें कोई काम नहीं है। और कहा जाता है ना ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ को तो आपने खुद देखना है ना, सिग्नल ब्रेक करके आप ये तो कह नहीं सकते मुझे नहीं लॉ पता था के हवाले से कि एक ये और भी चलान हो सवाल जाएगा। मेरे जहन में आया है। अगर और अपने लॉ ये का उनकी नहीं पता अपनी अपनी मिस्टेक गेम है का। इसमें तो। अच्छा, जी, वैसे बुरहान कॉलर साहब पहले एक लेते हैं, कॉलर फिर भी आ मैं सवाल चुके हैं, पूछूंगी। लाहौर से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। बताइए बुरहान साहब, क्या जानना चाहेंगे आप? इरफान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं आप, और शुक्रिया मीर जी। साहब की इसके अंदर शमूलियत बहुत अच्छी है, इनकी गाइडेंस बहुत काम आ रही है सबके। Thank you बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी तो मीर साहब से कि हम बड़ा मिस कर रहे हैं इनकी खूबसूरत आवाज़ में कमेंट्री, स्टेडियम पे भी और टीवी स्क्रीन पे भी। अगर पॉसिबल है तो पाक इंडिया मैच के अंदर क्या ये सुनो की स्क्रीन पे हमें कमेंट्री करके सुना सकते हैं? ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की ये तो फरमाइश है इज़्ज़त। मैं इतना भी एफर्टलेस कमेंटेटर नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठ के और जो कोलंबो में मैच हो रहा है उस पर मैं कुछ बता सकूँ, मगर आपकी मोहब्बत जो है वो सर आंखों पे है। मुझे बहुत सारे ऐसे पैगामात आते हैं, सो इंशाल्लाह देखें वर्ल्ड कप में सुनेंगे। बुरहान साहब, ये भी तो अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर चले जाते हैं तो फिर आज जहाँ ना बैठे होते तो आप हाँ, लाइव बात बिल्कुल। कर रहे हैं इनके साथ, तो हम अच्छा, लोग भी बहुत सीख रहे हैं एक सवाल ना मेरे जहन में आया, अब जैसे कि बारिश वाली हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे श्रीलंका में बारिश भी हो रही है, कल रात से हो रही है। अगर तो ये पूरा हफ्ता बारिश होती है तो फिर मैच की क्या पोजीशन क्या होगी फिर? क्योंकि अभी तो पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे है। देखिए इन्होंने रेस्ट डेज रखे नहीं हुए या मैच डेज नहीं है, सो आपका मैच जब गया तो खत्म 1-1 पॉइंट ईच, और फिर एंड में जाके मतलब मैं समझता हूँ नेट रन रेट पे बात अच्छा चली मैं जाएगी। सॉरी एक ऐड कर दूं, इंडिया पाकिस्तान का कहा जा रहा है कि अब, उसको rest day? शायद रेस्ट डे में किया जाए, क्योंकि 11th को रेस्ट डे है, तो अगर 10th को बिल्कुल नहीं होता मैच तो 11th पे किया जा सही सकता है, है। ये आई थिंक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट मेक सेंस जी। क्योंकि फैंस वहाँ जाएंगे, ट्रैवलिंग फैंस के साथ जाते जी। हैं। वैसे इतना ज्यादा ये मौसम कि आपने जो वावेला मचा दिया है ना, तो उससे फैंस भी आपने डर गए सर कोलंबो मैं जाने थ्रू से। आउट मौसम बताने वाली हूँ। लम्हा ब लम्हा आप अपडेट लम्हा करते ब रहिएगा। लम्हा। अच्छा मीर भाई, हमारी कोशिश है जिस तरह के आप क्रिकेट के बाकी एस्पेक्ट को भी आपसे डेफिनेटली जानना चाहें। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहेंगे एशिया कप के अलावा वो है PSL, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। एक एफर्ट जो हमारी 2016 से शुरू हुई करते करते अब उसका हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आना शुरू हो गया। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुकी है, और इन टर्म में फाइनेंशियल बात करें, क्वालिटी क्रिकेट की बात करें, हम उसमें हर तरह से दुनिया की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलती है। आप सबसे पहले तो ये बताइए एज ए ब्रांड इसको एज ए कमोडिटी कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ब्रांड है पाकिस्तान को सामने रखते हुए, क्योंकि बाकी जगह ऑप्शंस हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, एक दो मुल्कों की, इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सो मगर इस ब्रांड को जो जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और जितनी मेहनत लगाई जाती है, और मेहनत होती है फैन एंगेजमेंट से, हालांकि उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, टू प्लेसिंग द इवेंट, प्लेसमेंट, उसमें ब्रॉडकास्टिंग, उसमें कोई हम कसर नहीं छोड़ते हैं कि बेस्ट कमेंटेटर्स लेके आए, क्योंकि जो ब्रांड PSL बना है, ये बना है उसकी एक तो ऑब्वियसली क्रिकेट की वजह से, बट ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज़ की वजह से।
क्योंकि अच्छी आवाज़ें होंगी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसको 5 स्टार प्रेजेंट किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी, तो फिर ये ब्रांड उठ जाता है। जो ये लीग है ये कंसिडर होती है एज द बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड। इसमें बैटिंग में क्योंकि जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स नए आते जाएंगे लेवल और अच्छा होता जाएगा, मगर जो डोमेस्टिक आपका टैलेंट होता है ना वो लीग्स को ऊपर लेके जाता है। ये नहीं होता कि फॉरेन प्लेयर्स के आने से लीग ऊपर जाती है। हाँ, वो तड़का ज़रूरी होता है बाहर के बड़े नामों का, वो 2-4 भी आ जाएं काफ़ी होता है, बट जो आपका लोकल टैलेंट है वो डिफाइन करता है लीग के स्टेटस को और उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो लोकल टैलेंट है एक तो बहुत अच्छा है, दूसरा उनको एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल डगआउट बन जाती है। मैं तो चाहूँगा कि हर जो हमारी जो टीम है PSL में वो पाकिस्तानी कैप्टन अनाउंस करें। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए कि वो कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आप जो है बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को लीड करते हैं, फिर जब आप हडल में जाते हैं, जब आप टीम मीटिंग्स करते हैं, उसमें जो बात करते हैं और दुनिया सारी में यही बिल्कुल, मॉडल तो होता वो आपके अपने लड़कों को उठाने के लिए और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत बेहतरीन। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी PSL के हवाले से आपसे और काफ़ी क्वेश्चन पूछने हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, रमीज़ राजा भी हमारे साथ है। अभी छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देखते हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप की। रमीज़ भाई, हम बात कर रहे थे PSL के हवाले से। जी। इसमें अगर फर्दर देखें तो ओबियसली 6 टीम्स हैं और ये 10th एडिशन में कहा जा रहा है कि एक टीम और भी ऐड होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो ये मामला एक दफ़ा कोर्ट में भी 2 दफ़ा गलबन जा चुका है। ये थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड बताना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या रीज़न बनी कि ये मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि ये आप लोग खुद बैठ के सेटल डाउन करें, हर चीज़ इधर नहीं आनी चाहिए। कौन सा वाला मैटर था ये फाइनेंशियल्स का जो मैटर था आया था लास्ट ईयर। अच्छा, मुझे ये पता है कि जो सेंट्रल पूल होता है उसमें से मैक्सिमम एहसान मानी साहब के दौर में ये गया था और बाद में भी इंक्रीज करके मैंने जो है 95% पूल को किया। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो आइडियल सिनेरियो है ना PSL का मूविंग फॉरवर्ड, और जितना अट्रैक्शन है हमारे स्पॉन्सर्स को इसमें, आपका या तो ये ऑक्शन मॉडल पे जाएं, ठीक है, जैसे कि IPL है, एक प्लेयर को फिर बोली के थ्रू आप खरीदें, तभी आपकी ये जो लीग है ना ये फिर सबसे बड़ी लीग बन सकती है। क्योंकि वैल्यू पर प्लेयर जिस विंडो में ये खेली जाती है वो मुझे लोग बताते हैं एट पार है विद IPL मनी जी। मगर ऑक्शन जो है वो वे फॉरवर्ड है। और अगर हमारी इकोनॉमी में इतनी सख्त नहीं है कि वो ऑक्शन के थ्रू, बोली के थ्रू प्लेयर्स को ले ले, तो फिर कोई हाइब्रिड मॉडल हो, ठीक है, कि जहाँ आधे प्लेयर्स ऑक्शन में हो और आधे प्लेयर्स जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज उनको पिक किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर ये था कि जो लड़के हैं उसका सर्टन पूल PCB सेलेक्ट करता है, उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है। फ्रेंचाइजीज का कहना ये था कि इसमें हमारी भी से होनी चाहिए, हम सर्टन प्लेयर जिनको लेना चाहते हैं। कुछ एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान के भी थे जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया था सर्टन पूल के अंदर, और जिसके बाद उनकी तरफ से, जिसमें कामरान अकमल भी आए, एक दो और नाम भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी इस पर बात की कि ये कैसे हमें बाहर किया जा सकता है, PCB कैसे बाहर किया सकता है, उस हवाले से कुछ कहना देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि कई दफ़ा जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड पे खाम-खा जो है ना प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि उसकी एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। मेरा मानना ये है कि PSL जो है ये एजिंग लीग नहीं हो सकती है, ठीक है, ये फ्यूचरिस्टिक लीग है। अगर आपने इसमें ओल्डीज तो मैं नहीं कहूँगा, मगर ऐसे प्लेयर्स खिलाने हैं जो कि लेजेंड्स और ओवर 40 की लीग भी खेलते हैं और PSL भी खेलते हैं, तो फिर PSL जो है वो नीचे चली जाती है, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि आपने खेला, बहुत अच्छा किया, अब जगह हर एक को देनी, आपको छोड़नी पड़ती है, बिकॉज ये एक साइकिल है। इसमें आप अच्छे होते हैं, आप डिमांड में होते हैं, जैसे नीचे जाते हैं तो दूसरा आपकी जगह ले लेता है। ये बाबर आजम के साथ भी होगा, ये फास्ट बॉलर्स हमारे जितने उनके साथ भी होगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है ये। लेकिन PSL में हमने देखा है कि PSL ने बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स भी दिए हैं, बैटर्स भी दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस्ड हमारे पहले प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं। क्या PSL का मकसद ये है कि नए लोगों को आगे लाया जाए, क्योंकि जो इतने अच्छे हमारे खेलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अब किसी भी लीग में नहीं खेल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से डिमांड में है। उम्र इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि किस मकसद के लिए आप ये इवेंट करवाते हैं, और फिर ये है कि इसकी वैल्यू फिर आप नीचे खींच लाते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, बिग बैश ले लें, वहाँ पे करंट फ्लॉक ऑफ प्लेयर्स होते हैं जो कि
फ्यूचर में नाम बना सकें ऑस्ट्रेलिया का, या करंटली अच्छा खेल रहे हो। इसी तरह से 100 है। तो ये एक 4-5 अगर लीग्स में अपने नाम बनाना है तो फिर आपको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये आपको फिर इसी मैं कंट्रोवर्सी से कभी नहीं घबराता, क्योंकि अगर आपका मकसद नेक बिल्कुल है ठीक। और अगर आपको एक जगह पे देखें, आपको चेयरमैन या प्रेसिडेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लगाते हैं, ये नहीं कि डिसीजन आप डाइवर्ट कर दें। बिल्कुल। आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको उस जगह पे इसीलिए लगाया जाता है। ये नहीं लगाया जाता कि आप उसको जगह दे जाए और अकाउंटेबिलिटी ना हो या आप डिसीजन मेकिंग ना करें। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये कॉल है और इसके ऊपर स्टेडफास्ट रहना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए है। एक कॉलर भी हमारे साथ है। कॉलर आगे पीएसएल पे शाकिर अभी मलिक बात साहब। मजीद करते हैं जी। हम शाकिर साहब बात कर रहे हैं लोधरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी शाकिर साहब पूछिए, रमीज सर हमारे साथ है, क्या जानना चाहेंगे आप? जी। मेरा रमीज से ना 2 सवाल है। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा निसार कर रहा है, तो आया ये स्ट्रेटेजी इंडिया के खिलाफ वो अगले मैच में भी कामयाब होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बांग्लादेश की कल जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, तो क्या अब ये जो है अगले मैच में वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएगा और फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा? जी क्या आप पूछ रहे हैं जी? बांग्लादेश की एक तो परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश क्या जो कल रही फाइनल है। तक आगे जा जा सकता सकते है? हैं। हाँ अच्छा, जी। और दूसरा पहला सवाल क्या है? जी वो पहला पहला था कि सवाल पाकिस्तानी इन्होंने- जो स्ट्रेटजी फास्ट बॉलिंग हाँ, की है इंडिया के इंडिया अगेंस्ट जो है क्या वो होनी उसके चाहिए? हवाले से पूछ रहे थे। देखिए, Bowling इंडिया की। के अगेंस्ट जो है आपको Bowling बैक की करना strategy। पड़ेगा। बॉलिंग में एक यही बॉलिंग अटैक के साथ जाना पड़ेगा आपको। अगर आप वसीम जूनियर को नहीं खिलाते हैं तो फिर फ़हीम अशरफ के साथ जाएं। मैं तो चाहता हूं कि वसीम जूनियर को भी एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो तेज़ बॉलिंग करते हैं, रिवर्स स्विंग करते हैं। फ़हीम अशरफ को थोड़ा सा एडवांटेज है बल्ले के साथ, इसलिए उसको उनको खिला रहे हैं। और बांग्लादेश के हालात बुरे हैं। बांग्लादेश जो है ना, मुझे नहीं लगता कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो तैयार हैं फाइनल खेलने के लिए। मतलब उनका दिल ही नहीं चाह रहा। हाँ, इसलिए कि वो जब आप कोट करें ना प्रेजेंटेशन पे कि हमारे पास तमीम इकबाल नहीं है, लिटन दास नहीं है, फलाना नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए हम मैच हार गए। तो मैंने पहले ही बात की थी, ये पूरी टीम को नीचे ले बैठती है ऐसी एक तरह से प्रेजेंटेशन पे कप्तान की अटरेंस। तो उनको उठाना है, इनको तो दोबारा से ये बताना है कि हमने मैच कैसे जीतना है। लेकिन आपके ख्याल में क्या बांग्लादेश सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड हो गया था कि हमारे पास तमीम इकबाल हैं या एक दो और अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो अगर अच्छा हमें लेकर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जो बाद में प्लेयर्स आए हैं क्या वो लग रहा है कि वैसी कोशिश ही नहीं कर रहे? क्योंकि बांग्लादेश का हमने अच्छा टाइम भी देखा है टीम का। ये रिफ्लेक्शन है जो कि वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो रहा है। तो ये पता ये चलता है कि फास्ट बॉलिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि तस्कीन है, शुरफुल है, ये अच्छे बडिंग फास्ट बॉलर्स हैं। स्पिन डिपार्टमेंट जो कि एक दफ़ा बहुत ही ज़्यादा इनका तगड़ा एक एस्पेक्ट था क्रिकेट का, वहाँ पे थोड़ी बहुत दरार आ गई है। हालांकि ये जो मिराज हैं ये बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर है, अच्छा। बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर है। सेंचुरी भी की इन्होंने T20 में। आई थिंक भारत के अगेंस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, मैच विनिंग। तो हैं इंडिविजुअल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, शायद लीडरशिप और तगड़ी होनी है, शायद और Leadership। इनको नए बंदे एक और चाहिए। कॉलर ने अभी हम ज्वाइन किया, रमीज मिराज साहब है लाहौर से, आपके हम नाम ही है जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। रमीज जुल्फिकार। जी 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 पूछिए सर, क्या जानना चाहेंगे? अच्छा, मैंने ये पूछना था क्वेश्चन रमीज साहब से कि अगर कोलंबो में दोबारा बारिश हो जाती है तो क्या हम दोबारा फिर पाक भारत मैच का जो हमारा जो क्रेज है वो खत्म हो जाएगा, कि वैसे ही सूरत रहेगी? जी वही बात जो अच्छा, हम ये पहले बात तो कर हम भी रहे थे। कर रहे थे पहले। अगर दोबारा कि बारिश तो हो जाती है और बारिश मैच हो नहीं गई। होता तो फिर क्या इसका जो पूरी दुनिया की शायद स्पेक्टर्स के लिए नहीं, आपने कहा ना कि एक रिजर्व डे हाँ, रखा है इस दफा, तो रिजर्व डे अच्छी सिचुएशन है। आई थिंक करना पड़ेगा इनको, जो मनी चर्नर या मनी मेकिंग आपके जो मैचेस हैं ना, उसके ऊपर आपको रिजर्व डे रखना है। शायद बिल्कुल। पाकिस्तान भारत तो डेफिनेटली है, भारत का एक आधा मैच और अच्छी टीम से अगर होता है तो फिर उसके ऊपर भी, क्योंकि भारत में व्यूअरशिप बेइंतहा है इस एशिया कप और के लिए। ओबियसली आगे जब आपने फाइनल की जर्नी के लिए जाना है तो कुछ ना कुछ तो खेलेंगे, तो आप उसके डिसीजन के लिए जाएंगे कि कौन सी दो टीमें। और फिर अभी आगे भी जाएंगी। चांस है वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस के ऊपर एक Yes. निगाह डालने के लिए। सो एशिया कप ये परफेक्ट एक उनके पास पैड था ये सब चीजें को जज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा पीएसएल का मैं एक और आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, 10th एडिशन से है कि एक और टीम भी ऐड की जाएगी, इस पे भी तमाम फ्रेंचाइज के काफ़ी रिजर्वेशन है, ओबियसली उनका पूल कम हो जाएगा और वो उस पर बड़ी बात कर रहे हैं और वो रिलेक्टेड भी है। आपके बाद भी आने वाला जो बोर्ड था उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये इनकी तरफ से है, हम अभी इसको देखेंगे, हमने तो मस्ट ऐड करनी ही करनी है टीम, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न है। इस हवाले से कैसे देखते हैं जो आप? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उससे तो आप हट नहीं सकते हैं।
मैं तो चाहूँगा 2 टीम्स ऐड हों, इसलिए कि फिर और ज़्यादा कंपटीशन मज़ेदार होगा। मगर क्या हमारे पास टैलेंट का पूल है कि 2 टीम्स को वो सर्विस दे सके? इसीलिए ये जो पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की गई थी कि 2-3 सालों में आपके जो अंडर 17, अंडर 19 के बच्चे प्रोफेशनली तैयार होके इन फ्रेंचाइजीज के लिए वो सर्व कर सकें। इमर्जिंग प्लेयर में इमर्जिंग प्लेयर्स में नहीं, पूरी टीम में आज देखे ना, आज एक जो 19 साल का या 18 साल का 2-3 साल के बाद 22 साल अपनी पूरी जोबन पे होगा। बिल्कुल ऐसे अच्छा, मैच फिक्सिंग के हवाले से आपसे मैं पूछना चाह रही थी, हमने अपने प्लेयर्स का भी देखा, उनका मैच फिक्सिंग की वजह से करियर एक तरह से तबाह होने वाली बात हो जाती है। अभी एक श्रीलंकन ऑफ स्पिनर के हवाले से भी मैं पढ़ रही थी कि 2020 में लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के हवाले से उस तरफ केस चल रहा है। मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए ये जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने क्या कोई ख़ास कोई लॉ बनाए हुए हैं, और अगर फिर से खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए? देखिए, न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था तो वो जेल है, इंग्लैंड में जेल है, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है, इंडिया में भी शायद नहीं है लॉ। और ये आई थिंक इसके ऊपर एक सीरियस थॉट प्रोसेस देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं ऐसी चीज़ें। इसलिए कि या तो ये प्रोडक्ट हो ना क्रिकेट का एक टाइम पास, तो मैं मान सकता हूँ कि किसी को इसको देखना नहीं है, मगर सबने देखना है, उम्मीदें लगाते हैं, और फिर इस तरह की कोई हरकत हो जाए तो फिर सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर फैंस का दिल जो है वो बुझ जाता है, फिर ये गेम डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसको फिर अपने पाँव पे खड़े होने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो कोई स्टेट लेवल के ऊपर जो है लॉ आना चाहिए कि जेल आप रखें, और लाइफ टाइम बैन करना, लेजिस्लेशन ऐसी हो कि लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए। प्लेयर को भी पता होगा अगर खुदा न खास्ता मैं इन्वॉल्व हुआ और मैं कभी दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल। और मेरा वही बात है, हमारे देखें फिर फैंस प्रेशराइज कर देते हैं ना कि जी वो प्लेयर बहुत बड़ा है तो उसके लिए गोल पोस्ट आप अलग रख दें, कि इसके लिए लॉज अलग कर दें। ऐसे नहीं हो सकता है। आई थिंक फैंस को, इस हमारी सोसाइटी को ये चीज़ समझनी है कि अगर हम इस तरह की 2 नंबरी को हाईलाइट करके उसको गलत नहीं कहेंगे तो फिर पाकिस्तान सीधी डगर पे नहीं लग सकता है। और ये हमारे लिए एक बड़ी एग्जाम्पल है ये कि आपके पास इस तरह का केस आता है और उसकी आप एग्जाम्पल बनाएं, ताकि सब माशरे को भी पता चले कि कुछ सिस्टम है यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या है? सबज झंडे को सजाना ये आम लोग तो नहीं है। बिल्कुल। These people are chosen by God। हमेशा मैं बात करता हूँ तो उसको वैल्यू करना बहुत जरूरी है। अच्छा भाई, PSL के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा, दूसरी लीग भी आना शुरू हो गई, जैसे KPL आ गई है, अभी सिंध लीग भी आ रही है। अब जो PSL की कमोडिटी है ओबियसली सबसे बड़ी है, बट इन फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, इनका मानना ये है कि ये हमें डेंट कर रही है, हमारी उस चीज़ को कर रही है। PCB ओबियसली इसको ऑफिशियली तो अलाउ नहीं करती, वो अपने ओन पे करवा रहे हैं। अब एक प्लेयर जिसको वैल्यू 10 गुना ज़्यादा PSL में मिलता है, वो 10 गुना कम पैसों में उधर जाके खेल लेता है, उसको स्पॉन्सर भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इनका कंसर्न ये है कि इधर हमें इतना पैसा लगाना पड़ता है, उधर वो कम पैसों में यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये क्रिकेट रुक तो नहीं ना सकती है। अब इंडिया में आपकी हर एसोसिएशन एक अपनी लीग करवा रही है। तो तमिलनाडु लीग है, महाराष्ट्र की एक लीग है। जब IPL ख़त्म हो जाती है फिर उनको वो कहते हैं आप जो मर्जी करवाएं। तो इसको किस तरह से प्लेस करना है ये इंपॉर्टेंट है कि PSL के बाद जब हो जाता है फिर आप अपनी लीग करवाते फिर हैं, इसलिए कि ये डेवलपमेंट, क्रिकेट की डेवलपमेंट है और ये रुक नहीं सकती है फॉर कमर्शियल रीजंस, क्योंकि आपका एक पूल ऑफ टैलेंट भी तो बनना है ना। उन्होंने कहीं खेलना है, उनको पैसे भी मिल जाते हैं, और ये उस लेवल की कभी भी PSL के लेवल तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन इस तरह की लीग्स क्या शुरू होनी चाहिए, जैसे कि आप बात करें इसमें फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, और हमारे लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जब फॉरेन प्लेयर्स आते हैं यहाँ खेलते हैं, वो उस चीज़ का एहसास होता है कि जो पाकिस्तान पे इतने अरसे तक एक छाप रही है उस छाप से हम निकल रहे हैं। इस तरह की लीग्स को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, फॉरेन प्लेयर्स जब आते हैं वो पैसे मांगते हैं, क्या ये फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, ये तो वही करेगा जो लीग करवा रहा है। मैं एक जनरल सी बात ये कर रहा हूँ कि इतना कोई ख़तरा नहीं है। मुझे ये पता है कि मोस्ट, मेरे ख्याल में सभी PSL की जो फ्रेंचाइजेज हैं, मासवा एक आदि के, वो सब ग्रीन में है, सब प्रॉफिट में है। अच्छा। हाँ, और अब तो लाहौर कलंदर्स भी ग्रीन में हाँ, सारे हैं, इसलिए कि वो देखें ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव आपको अमाउंट नहीं देनी पड़ती है जो एक फ़ी है इसको होस्ट करने की। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के और ज़्यादा आपके टीम हमारी पाकिस्तान की खड़ी रहे, ऊपर चलती रहे, तो फिर ये लीग भी ऊपर चलती रहे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की वो डेवलपमेंट में बड़ा ये रोल प्ले कर रहे हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो आज तो छुट्टी है मैच की और कल भी होगी। हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, लेकिन आज मैच की छुट्टी है और हम फिर भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो अब मैच होगा परसों गालबन, और एशिया कप का जो सुपर 4 मरहले का ये दूसरा मैच होगा। लेकिन जो बारिश की सूरत हाल है, हम बार बार उसके हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बारिश ने जितना मैच को मुतासिर किया है, शायद ही किसी इंडिया पाकिस्तान की आपस की राइवलरी ने किया। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लें, मैसेज भी लें। हमें मैं क्वेश्चन किया मियां एहसन ने, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हैदर अली बड़ी ज़बरदस्त एक कमोडिटी के तौर पे PSL की सबसे बड़ी कमोडिटी कहा जाए बैटिंग में तो वो दरियाफ्त थी। अगेन उनका भी वही मसाइल कि अपने आप को ना टैकल कर सके, कैटर नहीं कर सके, और इवेंचुअली एक ऐसा टैलेंट जो समझ रहे थे कि शायद बाबर आजम के बाद सबसे बड़ा होगा, अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे देखते हैं? हाँ, ये सही पॉइंट है। मैंने भी उनको रेट किया था जब उन्होंने वो 50 किया था ऑन डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, इसलिए कि बेखौफ नडर बैटिंग करते हैं और ऐसे ही इंक्लूजन जो है हमेशा बेनिफिशियल होती है। ख़ासतौर पे इस पाकिस्तान टीम में ऐसा एग्रेसर की हमेशा जगह है। बट वही बात है कि अगर आपने बग़ैर सोचे समझे और स्लॉगिंग करनी है, ना कि रिफाइंड हिटिंग करनी है, तो उसका एक फाइन लाइन होती है जी। और फिर सिचुएशन को ना पढ़ना और सिर्फ हर बॉल के ऊपर चौका छक्का लगाना, क्योंकि उनकी मिड रेंज गेम नहीं है। वो या ब्लॉक करते हैं या चौका या छक्का लगाते हैं जी। तो आपकी बैटिंग तब तक चल ही नहीं सकती है जब तक कि आप सिंगल्स ना लें, दुक्के ना लें, आप एक प्रॉपर तरह से उसके प्रोसेस को फॉलो ना करें और फिर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। ये भी नहीं है कि मिडिल ऑर्डर या इफ्तिखार की तरह छठे सातवें पे जाते हैं कि जहाँ पे बड़ी हिट्स की ज़रूरत होती है ऑल द टाइम, और फिर वो रिस्की शॉट्स। देखें, स्लॉगिंग भी जो है ना, अगर आप सीधे बल्ले से करते हैं तो आपके चांसेस बेहतर हैं टू सक्सीड, इसलिए कि पूरा बल्ला दिखा रहे हैं बॉल। जैसे ही आप उसको हाफ ब्लेड दिखाएंगे मिड विकेट पे, आपके चांसेस 50% हो जाते हैं। तो आप फिर रिस्की वो ऑप्शन लेते हैं और इन्होंने खासे रिस्की ऑप्शन। और हारिस की भी बात करें तो वो भी मेरा ख्याल है इसी के ट्रैक पे है। हम कोशिश कर रहे हैं बात करें। कॉलर है हमारे साथ सर, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर इस बात का भी जवाब लेंगे। फराज खुर्रम है हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या कहते हैं, सबसे पहले सर को सलाम मेरी तरफ से। मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। वालेकुम सलाम। क्या पूछना चाहेंगे? तो सर मैं ये पूछना था, सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हु इज द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं, तो जरा बता दें कि सर की नज़र में कौन बेटर प्लेयर है दोनों में से। सब कंपैरिजन करते हैं ना, इसलिए। जी बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ये क्वेश्चन करता है जी। और ये हम भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं सर से पहले भी। देखें, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ ख़त्म, क्योंकि मैं मेरा जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। सो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो विराट कोहली ज़बरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर्स से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। नॉट बाय अ लॉट, बट बहुत अच्छा खेल, बैलेंस बहुत अच्छा है उनका। जो बाबर आजम की और अच्छी बात यह है कि वो लंबा स्कोर करते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए, एस्थेटिकली ना हम यहाँ पे मतलब है 10-15 मिनट तो लगाते हैं मेकअप करने में ना, तो एस्थेटिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। सो आप जब जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में तो आप किसी को देखने जाते हैं, या आप हारिस राउफ, शाहीन आफरीदी का स्पेल देखने जाएंगे, या फिर आप बाबर आजम की बैट, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं। तो खूबसूरती में लाजवाब है, लासानी है। अच्छा। और फिर ये कि तीनों फॉर्मेट्स में इतने कंसिस्टेंट और कोई बल्लेबाज नहीं, तो ये उनके प्लस पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। सही। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं। वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज़्यादा।
सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, बिल्कुल, और एक नया सुपरस्टार निकले बिल्कुल जो सही कि कह रहे हैं उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं और मिला। सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, और क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में है, किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया वो हेडलाइन बन जाती है। ऐसे ही। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने रवीज भाई बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के तो स्टैट्स सब पाकिस्तान जानते के हैं। खिलाफ खेल गए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में इनिंग खेल गए। वो मतलब मेरा अमर हो गया ना। ऐसे ही कहने है। की बात यह है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, होता, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, और फिर इंडिया पुल की शॉट बात- अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ, मूविंग बॉल पे प्रॉब्लम है। खैर किसी ना किसी जगह पे तो वीकनेस होगी। नहीं है, हाँ। अच्छा, वैसे हमारी सोसाइटी का भी ये मसला है कि हम हर किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लेजेंड्स होते हैं, मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो वो लिविंग लेजेंड ही है, जिस तरह की उन्होंने मैच इनिंग्स खेली हैं या जिस तरह की उनकी सीरीज चली हैं। और बाबर आजम एक अपनी जगह पर उनकी एक पर्सनैलिटी है। इस तरह के लोगों के कंपैरिजन से आप कुछ ना कुछ डाउट का शिकार भी हो जाते हैं। देखिए ये सोशल मीडिया की एज है, ये कंपैरिजन्स की एज है। हालांकि हर एरा के सुपरस्टार है जी। क्योंकि देखे ना वो उस सिचुएशन में रह के सबसे अच्छा था। बिल्कुल। सो डोनाल्ड ब्रैडमैन की एवरेज अगर 99.98 या 96 है तो वो आपको रिगार्ड करना पड़ेगा, चाहे उस वक्त बॉलिंग जैसी मर्जी हो। ऐसे ही। तो ये नहीं हो सकता कि आप सचिन तेंदुलकर को लेसर प्लेयर मानना शुरू कर दें कि क्योंकि विराट कोहली आ गया, क्योंकि उनके चैलेंजेस और थे। जब मैं खेलता था, ये सचिन तेंदुलकर का भी एरा था, तब आप 6 बाउंसर्स कर सकते थे जी। एक ओवर में आपको अलाउड था कि 6 बाउंसर कर दें। आजकल एक बाउंसर होता है तो आपको वार्निंग मिल जाती है। तो आज की टेक्निक और है, आज की बैटिंग के एंगल्स और हैं। आज T20 में मैं तो हैरान होता हूं कि जो रेंज बढ़ाई है बल्लेबाजों ने वो इनक्रेडिबल है। बिल्कुल। ये हम सोच नहीं सकते थे कि गेंद ऐसे आ रहा है 150 की स्पीड पर, आप उसको उल्टी शॉट मार के कीपर के ऊपर से छक्का मार, ये मतलब इम्पॉसिबल एंगल्स हैं जो आजकल के बल्लेबाज अपनाते हैं। सो मैं समझता हूँ क्रिकेट बहुत बेहतर हाथों में। क्रिकेट जो है एज अ प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। आपकी फील्डिंग बेहतरीन है, आपकी फिटनेस बेहतरीन है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब है, आपकी गेम अवेयरनेस ब्रिलियंट है, आपके जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पिचेस बहुत अच्छी हो गई हैं, आपके फैंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेइंतहा है। सेफ्टी मेजर भी बात करें ना, सेफ्टी मेजर देखें तो हेलमेट बड़े अच्छे आ चुके हैं, आपके पास हर तरह के पैड्स हैं जो आपको सिक्योर करते हैं। आपके दौर में तो ग्रिल भी नहीं होती थी इवन हेलमेट के आगे। अच्छा, कौन सा ऐसा बॉलर आपको लगा जो सबसे लीथल था, जिसको आपने फेस किया और आपने लगा यार इसको फेस ना ही करे तो बेहतर है? कई वेस्ट इंडीज के बॉलर्स थे, तगड़े थे। ऑस्ट्रेलिया में जब वेस्ट इंडीज खेलती थी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स खेलते थे तो ये तेज बॉलर्स थे। जी जी। मगर देखे जब आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता था या बैटिंग करते हैं ना, तो ये एक बेवकूफ़ों की एक जुनूनी हालत आपको अपनानी पड़ती है कि आपको पता है आपको गेंद भी लगेगा, आपको टांके भी लगेंगे, और मेरे यहाँ भी टांके लगे हुए हैं। ये जो मैंने दाढ़ी रखी हुई है इसलिए रखी हुई है, ये भी मेरे यहाँ भी चिप है। तो मेरे हर जगह बॉल लगे हुए हैं। मगर क्या है कि वो एक जुनून होता है ना, तो उसमें आप फिर कहते हैं कि देखी जाएगी। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ सलमान साहब हैं उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान साहब, बताइए क्या जानना चाहेंगे रमीज सर से? जी, रमीज साहब से मेरा सवाल ये है कि
रमीज भाई, जब आप देखते हैं जब हम के फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इधर ये बेहतर नहीं होगा कि आप हारिस को मौका दें। लेकिन अभी भी यहाँ पे कई वाज़ें उठती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि फ़खर जो है वो लंबी इनिंग्स खेलने का तजर्बा रखते हैं, जबकि हारिस के पास अभी तक वो सैंपल साइज या वो लंबी इनिंग का उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस पे वो क्या कहेंगे? जी, ये काफी बात की देखिए, आपने। ये जो फॉर्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर फॉर्म नहीं है तो आपका पास्ट रिकॉर्ड फिर बेमानी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट की रियलिटी है, किसी भी स्पोर्ट की रियलिटी। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपको इसके ऊपर डिसीजन लेना है, और जितना आप डिले करेंगे डिसीजन, तो उतने ही आपको मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो इसके ऊपर हाँ, ये मुश्किल डिसीजन है। इन्होंने सही कहा कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर, और मैं खुद मानता हूँ, इसलिए कि वो जब चलेंगे तो फिर लंबी इनिंग्स खेलेंगे और फिर 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, मैच विनर भी हैं। मगर इस वक्त लग नहीं रहा है ना। अगर मुझसे आप पूछे तो मैं उनको उनकी बेहतरी के लिए टाइम आउट दूंगा, और फिर उनकी चॉइसेस आप देख सकते हैं। मैं समझता हूँ आपने वो आधा सवाल किया था हारिस की बात कर रहे थे। हारिस के पास बेइंतहा पोटेंशियल है, मगर वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए एक के भी समझे जाते हैं, और उसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, अभी तक खासे पाँव अपने जख्मी कर दिए हैं। इसलिए कि वो इतना टैलेंट होने के बावजूद वो ऐसा एंगल शॉट का ढूंढते हैं जो कि इम्पॉसिबल एंगल है। तो उनको नॉर्मल बैटिंग करनी चाहिए। अभी आई थिंक वो ड्राइव प्रॉपर नहीं करते हैं, वो कट मारते हैं, वो पुल मारते हैं। सो ड्राइव के ऊपर उनको और काम करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जानना चाहूंगा अब्दुल्ला शफीक के लिहाज से भी, बाबर ने भी खुद रेट किया। हम सब जानते हैं कि टेक्निकली सबसे साउंड बैट्समैन बाबर के बाद जो है अब्दुल्ला शफीक है। अगर फ़खर की फॉर्म इसी तरह चलती है, और ऑब्वियसली बैकअप प्लान के तौर पे आप देखते हो, तो ओडीआई में आपने लंबा भी चलना है। ओपनर का ये नहीं है सिर्फ स्टार्ट देना है, इनिंग्स बिल्ड भी करना है। तो जिस तरह इमाम खूबसूरत खेल रहे हैं और टेस्ट में ये इनके पार्टनर भी हैं, आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक इज ऑटोमेटिक चॉइस, उसको कंसीडर करना चाहिए? ऑटोमेटिक चॉइस तो नहीं है, मगर आपका पॉइंट ठीक है, क्योंकि T20 होती तो फिर हारिस तो कम्प्लीटली फिट इन होता है ना उस रोल में। मगर अगर आपने उसको हारिस को प्लेयर बनाना है तो 50 ओवर्स बुरा उसके लिए ऑप्शन नहीं है कि ठहर के खेल, मजे के साथ खेल, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स, यू नो, बट टेम्पो भी मेंटेन करो। असल में ऐसे बच्चे को रोक देना ना अपनी नेचुरल इंस्टिंक्टिव गेम से, वो फिर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको लीड करना है कि क्लैरिटी देनी है आफ्टर एवरी 10 बॉल्स। कई जो है ना वो हैंड होल्डिंग जो आपका एफर्ट होता है ना कप्तान का या थिंक टैंक का, वो लंबा अरसा चलता है। कई मैच्योर थोड़ी लेट उम्र में होते हैं और कई जल्दी हो जाते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ ये हैंड होल्डिंग एफर्ट की ज़रूरत है हारिस को आगे लेके जाने के लिए। मगर अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली ठीक है, इन पिचेस पे वो आउट नहीं होंगे। अभी बड़ी डबल 100 किया उन्होंने श्रीलंका में अगेंस्ट श्रीलंका। सो कॉन्फिडेंस तो है उनको। मुझे सिर्फ ये है कि इमाम भी तेज़ रफ्तारी से नहीं खेलते हैं शुरू में, और अब्दुल्ला शफीक भी टाइम लेते हैं। तो क्या हमें इस तरह का ओपनिंग पेयर चाहिए, या एक हमें चाहिए ऐसा ओपनर कि जो कि ख़तरा ऑपोजिशन के लिए बन सके विद इम्प्रोवाइजेशन एंड विद मोर एग्रेशन? अब पावर प्ले का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के कंटेंट में मेरा क्वेश्चन है कि हारिस रऊफ को वैसे तो कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं करना या कुछ इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है अनफॉर्चुनेटली। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में है कि वकार की आपने बात की, वसीम की आपने बात की, तो हारिस रऊफ को कुछ सालों बाद आप कहाँ देखते हैं किसी के कंपैरिजन में? देखिए, हारिस रऊफ अपनी तरह के वाहिद अलग से बॉलर हैं, क्योंकि इतना लंबा कद नहीं है उनका। और मैं चाहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट भी खेले, क्योंकि पाकिस्तान को 150 की रफ्तार का बॉलर टेस्ट क्रिकेट में चाहिए। आप दुनिया में देख लें, वो मार्क वुड हैं, उनको खिलाया भी एशेज में, वो 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं। वो डेड पिचेस के ऊपर आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। सो मैं ये चाहता हूँ ये अपनी फिटनेस मेंटेन करें। हाँ, थोड़ी सी अपनी रिस्ट पोजीशन मूवमेंट के ऊपर और काम करें, क्योंकि T20 और 50 ओवर्स में क्या होता है कि आपको कोई ग्रेट डिलीवरीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अगला बैट्समैन तुला होता है चांस लेने के लिए। तो जब चांस लेगा तो आउट भी होगा। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको चांस कम मिलते हैं और वहाँ पे आपको स्किल के थ्रू आउट करना पड़ता है। बट 150 की स्पीड का बॉलर, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। सो इनको मेंटली प्रिपेयर करें कि टेस्ट क्रिकेट खेलें और इनकी फिटनेस के ऊपर काम करें। मोहम्मद उस्मान साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम जी, रमीज सर से क्या पूछना चाहेंगे? जी उस्मान, मेरा ये क्वेश्चन है कि फ़खर के जो फेलियर्स हैं, क्या आप ये नहीं समझते कि उनकी वजह इमामुल हक का स्लो स्ट्राइक रेट है, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी रिस्क लेते हैं और वो आउट होते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, वो जब वो शेडो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो बल्ले के एंगल को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर वक्त उनके जेहन में ये चीज़
बस गई हुई है कि मेरा बैट तिरछा आता है और मैंने खेलना है ऐसे, तो वो उसमें शैडो प्रैक्टिस तो परफेक्ट करते हैं। वो जैसे मैच जब बॉल रिसीव करने लगते हैं तो बल्ला भी टेढ़ा हो जाता है और फिर वो सारा उनका एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट नहीं होता है। तो इस वक्त तो जिसको कहते हैं ना जान के लाले पड़े हुए हैं, ये नहीं है कि इमाम की वजह से पड़े हुए हैं, आई थिंक अपनी उनको टेक्निक की वजह से पड़े हुए हैं। तो अपनी जगह आपने खुद बनानी है, वो किसी के सर हमेशा इमामुल हक पे तनकीद क्यों की जाती है? सुनने में आता है बहुत नहीं, ये सही पॉइंट है। असल में वो तनकीद सुन के ना, वो आई थिंक उन्होंने जो उनका जो रिस्पांस है ना वो बल्ले के साथ है, और ये बेहतरीन रिस्पांस। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। यू नो, ये टैग्स लग जाते हैं और ये टैग्स उतरने में टाइम लगता है, मगर जब आप टैग उतारते हैं ना तो उसकी जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है ना, वो लाजवाब होती है। अच्छा, अभी वेस्ट इंडीज़ की आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि मतलब वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ऐसे थे कि जिनकी बॉलिंग का अटैक पे थोड़ा सा होता था। हमने देखा है वेस्ट इंडीज़ ने एक बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा। वेस्ट इंडीज़ एक इतनी अच्छी टीम थी कि उनके बॉलर्स क्या, उनके बैटर्स की भी तारीफ होती थी और मुख्तलिफ नाम भी दिए जाते थे, लेकिन बीच में वेस्ट इंडीज़ का हमने डाउनफॉल देखा। अभी आप वेस्ट इंडीज़ को कहाँ रेट? अभी भी डाउनफॉल है, मतलब ज़्यादा हो गया। हाँ, वो इसलिए कि देखिए कई चीज़ें आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो फिर आप सिस्टम्स पे काम नहीं करते, प्रोसेस। अब वेस्ट इंडीज़ में क्या हो रहा है, जितना उनका यूथ है वो क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, वो बास्केटबॉल के, क्योंकि अमेरिका साथ है, फ्लोरिडा जो है जमैका से मेरे ख्याल में 40 मिनट की फ़्लाइट है। सो क्या है कि वो उधर चले जाते हैं या तो नौकरी करने के लिए या फिर वो बास्केटबॉल के लिए या दूसरी एथलीट्स। आई मीन जमैका में फुटबॉल भी है और एथलेटिक्स में ऑलमोस्ट नंबर 1 कंट्री बनते जा रहे हैं। सो उनके पास ऑप्शंस और हैं, मगर अगर आप उस गेम को अलाइव और किकिंग नहीं बनाएंगे और उसके ऊपर काम नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि जी मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग और ये जो जोल गार्नर ये हमें मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ये आपका जब ड्राई जोन चलता है तो फिर अगर आप सिस्टम में काम नहीं किया हुआ तो ड्राई जोन और डिप जो है ना वो बस वहीं रहते हैं ये फिर। तो ऊपर निकलने के लिए जिन कंट्रीज ने और बोर्ड्स ने काम किया होता है ना प्रोसेस और सिस्टम्स में, तो उनका डिप थोड़ा देर के लिए होता है, फिर उनकी उठाना आ जाती है। मगर वेस्ट इंडीज का तो बहुत लंबा है, इसलिए कि एक तो आइलैंड्स हैं, देखें ना, आइलैंड्स की अपनी राइवलरी है। सो जमैका की अलग टीम बनती है, तो ट्रिनिडाड की अलग टीम है, और यू नो लीवर्ड आइलैंड्स की अलग है। और जब ये इकट्ठे खेलते हैं तो ये वो राइवलरी के साथ ही वहाँ उसमें डग आउट में आते हैं। सो शायद इनका एक उतना तगड़ा नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल लेवल्स पे सबसे ज्यादा ये लीग्स में लीग्स में जाते हैं। वांटेड क्रिकेटर्स हैं, वांटेड तो गलत वर्ड होगा, मगर सबसे ज्यादा इनकी जो है डिमांड सबसे ज्यादा है। और लीग में खेलते हैं, और जब कोई बड़ा इवेंट आता है उस टाइम जेलन होके खेलना इतना आसान गेम नहीं है, टीम गेम भी ऑब्वियसली है और सबका उसमें जेल होना। अच्छा, इमरान ने हमसे क्वेश्चन किया है, लाहौर से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हारिस सुहेल के हवाले से बताइए। एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसी कमोडिटी, मैं भी इसमें आपसे जरूर डेफिनेटली जानना चाहूँगा, जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स खेली तो तमाम कमेंटेटर ने कहा कि ये लड़का कहाँ था। हम शुरू में आपको पता है काफ़ी फंस गए थे, बट जाते साथ न्यूजीलैंड, अफ्रीका के गेस, बांग्लादेश के गेस, बड़ी शानदार इनिंग्स, और बाद में भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। अभी फिर आता है आउट, फिर आता है फिर आउट। देखिए उनको, मुझे लगता है कि कहते हैं कि फिटनेस उनकी ठीक होगी, मैं अभी भी समझता हूँ कि उनके 2 चीज़ें इंप्रूव होने वाली है, एक फिटनेस और दूसरा एटीट्यूड। कई दफ़ा अब ये जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो मुझे ये सब ने बताया कि मोहम्मद हारिस को हमने रिटेन इसलिए किया कि उनका एटीट्यूड फैंटास्टिक था, और वो जो नेट्स में मुश्किल जब गंदी पिचेस भी थी वहाँ पे भी वो पूरी बैटिंग लेते थे कि मुझे बैटिंग करनी है, मुझे बैटिंग करनी है। तो क्या होता है, यू विन द थिंक टैंक ओवर इस एटीट्यूड से। फिर आप कहते हैं कि यार इसमें इतनी फड़क है और इतना कुछ ये करना चाहता है, और ये बेस्ट 12th मैन भी है और बेस्ट टीम प्लेयर भी है, और यू नो मेहनत कर रहा है, तो इसको एक चांस दे के देखते हैं। और फिर चांस दिया तो फिर आपको पता है उसने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट और बाकी टीम्स के अगेंस्ट क्या उसने इनिंग्स खेली। तो मुझे लगता है कि हारिस सोहेल उनको भी ये देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं कि जिनकी वजह से ये हमेशा से बॉर्डर लाइन केस रहे हैं, कि इतना पोटेंशियल होने के बाद स्पिन को शानदार खेलते हैं, मीडियम पेस को, इनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। हाँ, बड़ी शॉट्स रमीज भाई, मिडिल ऑर्डर की जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, और ये नेचुरल उसमें इनकी जगह बनती है। हम बात करें ना साउथ शकील की, साउथ शकील के पाए के ये ऑलमोस्ट बल्लेबाज बन सकते हैं स्पिन के अगेंस्ट। तो इनको, मुझे नहीं पता कि इस वक्त इनका क्या स्टेटस है, फिट है नहीं है या आउट ऑफ फेवर है, मुझे नहीं आइडिया। न्यूजीलैंड की सीरीज में थे, फिर फिटनेस का मसला आ गया, फिर आउट हो गया, उसके बाद दोबारा कमबैक नहीं कर पाए। ऐसे वही बात है कि अपना खुद ख्याल करना है। देखें ना, ये तो आपने जल्दी सोना है या आपने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है या आपने फिट होना है, स्प्रिंट्स लगानी है, इट्स अप टू। ये नहीं हो सकता कि जब पाकिस्तान का कैंप लगेगा तो तभी आप फिट होंगे।
अच्छा, सर, जैसे फिटनेस की आप बात कर रहे थे तो विराट कोहली का हम जो पहले जिक्र कर रहे थे तो उनके बारे में पढ़ रही थी 10-10 घंटे वो पूरे दिन में वो अपनी बैटिंग को भी ठीक करते हैं और अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स का वो शायद माइंडसेट नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए ये चीज़ फॉर ग्रांटेड है, या जब कोई इवेंट आता है तो ही फिटनेस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। नहीं, ये आई थिंक ज़्यादा क्या 10 घंटे अगर वो करेंगे तो फिर अनुष्का शर्मा को टाइम कर 10 घंटे मैंने खुद पढ़ा है। सो ये है, उनको bits and है, pieces में आई train थिंक up करते फिटनेस फैनेटिक हैं वो, और बॉडी मास और क्या आज तो कितनी टर्म्स आ गई हुई हैं, डाइट पे कंट्रोल। असल में ये सेक्रीफाइस मांगती है कोई भी स्पोर्ट्स, फैमिली से दूर, आपको मुरगन चीज़ें नहीं खानी, आपको अपनी फेवरेट डिशेस नहीं खानी, क्योंकि जो टेस्टी डिश है वो फैटनिंग है। तो ये फिर सारी ऐसे चीज़ें पिक्चर्स क्यों लगाते हैं कि जहाँ जाते हैं ये मजे मजे की डिशेस की पिक्चर? ये नहीं लगाते वैसे। ये जो वैसे है ना, हमारे ये आई players। थिंक अपने दिल को मार के और आप फिर स्टार बनते हैं, ऐसे ही है। तो ये करना पड़ता है। और आई थिंक इसीलिए ये एक ग्रेट आपके जिसको कहते हैं ना कि आइकॉन है, आइकॉन है, रोल मॉडल जो पूरा दुनिया इनको फॉलो करती है। और अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज्यादा फॉलोइंग इनकी है, क्योंकि वो और हर मैं चीज हैरान में होता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट का ऐसा एक एथलीट निकला है, ऐसे क्योंकि बिल्कुल। आप एसोसिएट करते हैं वेस्टर्न कंट्री के साथ जी, जी, ऐसा एथलीट। और है भी ऐसे एथलीट जिसको दोनों साइड्स के जो लोग हैं पसंद हाँ, करते हैं, बिल्कुल वरना ये करते होता है हैं। लोगों के दिलों में थोड़ी सी जेलसी आती है कि वहाँ ऐसा क्यों है प्लेयर, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। सही है, बिल्कुल सही जी पॉइंट। आप कुछ महिला स्पिनर्स की बात कर रहे थे सर आप। क्या बात स्पिनर्स की बात कर रहे जी, थे ना, बताएं। तो मेरे माइंड में क्या है कि अब आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे स्पिनर्स हमारे पास हैं जिनको वर्ल्ड कप में ऐड करना चाहिए? ये बड़े जबरदस्त सवाल ये कर बड़ा रही है। difficult है। ये वैसे जो कागज पे लिखती जाती है ना, फाइनली इट हैज, अचानक सर। अच्छा रवि भाई, इसमें मैं ऐड कर दूं एक इसी क्वेश्चन के अंदर बड़ा जबरदस्त नहीं, ये उन्होंने- ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है। हाँ वैसे इससे सवाल क्या की वाला आप ज्यादा कमाल ऐड था। कर सकते हैं? नहीं, उसमें मैं सिर्फ ऐड ये कर देता हूँ कि जाहिद महमूद ने परफॉर्म किया, उसको नहीं रखा गया, उसामा मीर डगआउट में है। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने इमाद वसीम की बात की, तो ये जो हमारा जो लेग ब्रेक है वो विकेट टेकिंग आपको पता है कमोडिटी होता है। उस्मान कादर को हमने 2-2.5 साल रखा, अब बिल्कुल उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता, उसमें भी टैग लग गया दोस्ती का चांस की वजह से आ रहा है। तो ये जो पूल है इसको कैसे देखते हो? देखिए, ये पूल कम है, ये हमारे पास जो है ना एक तरह से स्पिन डिपार्टमेंट में हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस नहीं है जैसे फास्ट बॉलिंग में। जी सो इसके ऊपर और काम करना है, और यही मैं सकलैन से कहता था कि तुम्हें और ज़्यादा प्रोड्यूस करने। ऑफ स्पिनर्स थोड़े आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, क्योंकि जब से दूसरा ख़त्म हुआ है ना, जी। तो ये इनकी जो शेल्फ लाइफ भी कम हो गई, और अब बहुत ये 2-4 ओवर्स के लिए आ जाते हैं, अनलेस यूर एन अश्विन। Yes. अश्विन जो है वो बहुत ग्रेट ऑफ स्पिनर है। तो पाकिस्तान को और ज़्यादा आई थिंक मेहनत करनी है, और एक तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है स्पिन में, क्योंकि ये पुराने स्पिनर्स की बात करें, महमूद हो गए या उसामा मीर, ये सर्किट में बहुत पहले से हैं। सो नया जो बच्चा है ना 18 साल का 17 साल का, वो, और मैं चाहता हूँ कि ये रिस्ट स्पिन और थोड़ा मैजिक की तरफ जाएं, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन जो है ना, ये भी आउट ऑफ फैशन हो गई, ये भी पकड़ी जाती है। तो इसमें भी आप गूगली करें, आप यू नो रिस्क के थ्रू जो है स्पिन करें, वो ज़्यादा मुश्किल एक तो स्किल है, खैर उस पर काम करना, मगर बल्लेबाजों के लिए उसको पिक करना मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, ये साजिद खान टेस्ट में हमने इंडक्ट किया, बड़े इसने आउट भी किए, सडनली कोचेस ने भी कहा कि ये हमारी सर्किट का सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर है। सकलैन भाई ने बहुत किया, सडनली कह दीजिए इसका एक्शन ठीक नहीं है तो बाहर कर दिया गया। तो एक्शन, उसी एक्शन से विकेट लेता रहा, वो ठीक था, बाद में इसी वजह से आपने बाहर कर दिया। उसके वाले से कुछ कहना चाहे? देखिए, हाँ, वो तो समझेंगे ज्यादती होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के, जैसे नुमान है फॉर एग्जाम्पल। अब नुमान ने 7 विकेटें ली अभी श्रीलंका के खिलाफ एक इनिंग्स में। नुमान भी जो है ना, उनकी जो इम्प्रूव उन्होंने करना है वो फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग है जी। साजिद को फर्स्ट इनिंग्स की बॉलिंग इंप्रूव करनी है। जब पिच जो है ना वो ज्यादा साजगार नहीं होती स्पिन के लिए, जब फ्लैट पिच के ऊपर आप क्या करेंगे जी? तो आप अगर आउट नहीं करें तो फिर रन्स रोकें। तो ये दोनों जो स्पिनर्स हैं ना, ये सेकंड इनिंग्स के स्पिनर्स हैं। 4th डे 5th डे जहां विकेट वेयर एंड टेयर जो आप कह रही थी ना कि हो जाती है जीरा प्लस जैसे, तो वो उस तरह से जो है ना, वो हाँ जीरा पड़ जाता है ना पिच पे, तो इस तरह से वेयर एंड टेयर हो जाती है। तो वो तब ये अपने जो बॉलर्स है ना, ये फॉर्म में आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इनको पहली इनिंग्स के बॉलर ढूंढने हैं। और ओडीआई में मेरा ख्याल है बहुत इनकी वैल्यू है। अगर ऐसा तगड़ा ऑफ स्पिनर आपके पास हो, रन कंटेन करता है वो, और प्लस विकेट ले तो बहुत, जैसे खुद सकलैन या सईद अजमल थे। बिल्कुल। चलो इस पे डिस्कशन हम रात को भी करेंगे और आइंदा भी काफी मैचेस। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं जी। रात में पोस्ट ट्रांसमिशन में क्रिकेट मस्तिया में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।